अच्छा भी बच्चों, ऐसा है कि हम पढ़ रहे थे इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि अल्लाह इज अ सस्टेनर ऑफ ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। अल्लाह सबका पालने वाला है, अल्लाह सबका मालिक है। लिहाजा वसाइल की फिक्र लोगों को नहीं करनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये था कि आप हमेशा हलाल रोजी की तलाश करें, क्योंकि अल्लाह ये चाहता है कि तुम सिर्फ हलाल कमाओ और सिगरेट शराब ये चीजें ना बनाओ। ठीक होगा बच्चों। दूसरी चीज तीसरी चीज ये थी कि जो स्टेट ओनरशिप है उससे कोई रिफ्यूजल नहीं है। जो चीज आम लोग ना बना के दें कंज्यूमर्स को, जैसे बिजली है, चीनी है, स्टेट अपने कारोबार कर सकती है। और फ्री मार्केट इकोनॉमी बेशक रहे, लेकिन येट डेट रियासत को ये इजाजत है कि वो कारोबार कर सकती है। अच्छा, आगे आगे बात प्रैक्टिस मॉडरेशन की, तो हमने कहा कि जो भी है मियाना रवि सबसे बेहतर है। जब एक इकोनॉमिस्ट से मैंने पूछा कि अगर इसराफ किया जाए तो क्या होगा, उन्होंने कहा इसराफ करने से बिजनेस साइकिल बनते हैं, मुईशत फ्लक्चुएट होती है। एकदम लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, डिमांड एकदम ऊपर जाती है, और जब पैसे खत्म हो जाते हैं फिर डिमांड गिर जाती है। इस तरह ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये कारोबारी दुनिया को बहुत मुतासिर करते हैं। और फिर मॉडरेशन या म्याना रवि का एक फायदा ये होता है कि लोग पैसे बचाते हैं, और वो पैसे फिर बैंकों में जाते हैं, और वही पैसा बाद में किधर चला जाता है? इंडस्ट्री के पास, यानी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है ना। कि देखिए, फर्ज कीजिए आपकी सैलरी, आप सीए कर लेते हैं, आपकी सैलरी 3 लाख है। अब अगर आप स्पेंड थ्री में तीन की तीन खर्च कर देंगे, कंजूस हैं तो 20-25 हजार खर्च करेंगे, 3.25 लाख बचाएंगे। लेकिन अगर आप म्याना रवि इख्तियार करते हैं कि 1.5 पौने 2 में अच्छी जिंदगी गुजार लें, कोई 1-1.5 लाख 1.25 लाख बच गया आपका, उसको आप क्या करेंगे? उसको आप इन्वेस्ट कर दें, शेयर्स खरीद लें, स्टॉक में लगा दें। अगर नहीं स्टॉक की समझ आती, म्यूचुअल फंड में लगा दें। तो ये सारा पैसा किसको चला गया? इंडस्ट्री को चला गया। यानी एक तरह से आप कमा भी रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मुआशरा फजूल खर्च होगा, तो जो पैसा आएगा उसको खर्च करता जाएगा, और इन दी एंड इंडस्ट्री के पास पैसा ही नहीं होगा, इंडस्ट्री चलेगी कहाँ से? इससे म्याना रवि का बहुत फायदा है। जो पैसा बचता है वो प्रोडक्शन के काम आता है। यानी हमारे सेविंग का ये फायदा होता है कि हम खा भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। यानी जो पैसा खा रहे हो तो खा ही रहे हैं, लेकिन जो सेविंग करके इंडस्ट्री को लगा रहे हैं वो क्या हो रहा है? उससे प्रोडक्शन हो रही है। यानी आप दो काम कर रहे हैं, एक जॉब करके घर चला रहे हैं और एक पैसा लगा के कारोबार चला रहे हैं इनडायरेक्टली। इस तरह से काफी फायदा हो जाता है आपकी बिजनेस वर्ल्ड को। लिहाजा दूसरी और जो नेक्स्ट आगे बात आती, अच्छी बात समझ आ रही मॉडरेशन क्या बोलूं? अच्छा, कि एकदम खर्चा करो डिमांड ज्यादा, एकदम खत्म हो गए पैसे डिमांड गिर गई, तो कारोबार कैसे चलेंगे? और दूसरा, म्याना रवि से पैसों के दो हिस्से हो जाते हैं, एक आप खर्च कर लेते हो, एक प्रोडक्शन पे लगा देते हो, इंडस्ट्री को दे देते हो, जाओ भी मशीनें खरीदो, इक्विपमेंट खरीदो, उससे मुल्क तरक्की करता है। अच्छा बच्चों, आगे आ गया क्या बच्चों? रिबा। ठीक है जी। देखिए, हमारा जो इस्लाम का कल्चर है और कुरान का जो हुक्म है वो ये है कि आइदर टू स्टॉप रिबा। स्टॉप रिबा का मतलब क्या है? सूद छोड़ दो, आइदर टू स्टॉप रिबा, अदरवाइज गेट रेडी टू वॉर विद अल्लाह एंड हिज मैसेंजर पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सूद छोड़ दो, या जंग के लिए तैयार हो जाओ। किससे? अल्लाह और उसके रसूल। अब तो अल्लाह और रसूल के खिलाफ जो जंग करेगा वो जीतेगा क्या? लिहाजा नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, हमें ये करना चाहिए कि सूद को बिल्कुल इससे दूर रहना चाहिए। रिबा की कोई भी सूरत नजर आए, कोशिश करना चाहिए हम उससे बचे। 100% कोशिश करें कि उससे बचे, कोशिश करें।
अच्छा बच्चों, अर्निंग मस्ट ओनली बी मेड फ्रॉम गुड्स विच आर अलाउड इन इस्लामिक टीचिंग। तो हलाल तो है, लेकिन इस्लामिक टीचिंग में भी कुछ चीजें टॉप प्रायोरिटी पे हैं, कुछ लाइट प्रायोरिटी पे हैं। यानी इस्लाम में जो स्कूल खोलने वाला है उसकी आमदनी ज्यादा अफजल है, हॉस्पिटल खोलने वाले की आमदनी ज्यादा अफजल है, क्योंकि वो लोगों की जान बचा रहा है, लोगों को तालीम दे रहा है। लेकिन वो वाला स्कूल नहीं जो बच्चों को मॉडर्न कपड़े पहनने सिखाता है, डांस शो करा रहा है, हेलोइन नाइट करा रहा है जी। कौन सा स्कूल? जो बच्चे को इनिशियल एज में ही एक क्रिएटिव सोच दे रहा है। तो ये बात है। अच्छा, तो आप कौन से पैसे चीजों से पैसा कमाएंगे? जो अलाउड है इस्लाम में। और फिर होर्डिंग ऑफ वेल्थ इज डिस्करेज्ड। तो होर्डिंग ऑफ वेल्थ, वैसे तो ये ज़कात ही इसी में डाल दीजिए, होर्डिंग मना हो गई ना। भाई अगर पैसा घर में रखोगे तो 2.5% ज़कात दोगे, और अगर एक पैसे में से 2.5% निकालते रहे तो कितने सालों में खत्म हो जाएगा? तकरीबन 20 साल बाद बहुत ही कम पैसे रह जाएंगे, वो 2.5% कटते रहेंगे कटते रहेंगे। तो इस्लाम कहता है कि दौलत का इर्तकाज ना करो, कंसंट्रेशन ना करो, इसलिए मोनोपलीज मना है। और कैपिटलिस्टिक की तरह कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है, इससे इस्लाम जो है इसको पसंद नहीं करता, क्योंकि इस्लाम के जो मनाही है वो किस तरह से है। वैसे तो आपने ज़कात दे दी, आपका पैसा पाक है, वो आपका है। ऐसा नहीं कि इस्लाम में बड़ा सख्त हुक्म है। अच्छा, बाज उलमा ने ना ये गलत फहमी फैला दी है कि इस्लाम में चैरिटी ऑफ सरप्लस लाजिम है। इस्लाम में चैरिटी ऑफ सरप्लस, सरप्लस का मतलब जो फालतू लोगों को दे दो। अच्छा, ऐसा जो है वो सहाबा ने किया है, लेकिन ये फर्ज नहीं है कि जो फालतू लोगों को दे दो, अपने पास कुछ ना हो, नहीं। नबी वसल्लम के पास एक सहाबी है, उन्होंने पूछा मेरे पास इतना माल है, मैं क्या करूं, सब गरीबों को दे दूं? तो उन्होंने कहा, कमी बेशी अल्लाह माफ करे, कि इस तरह से चलो कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्लें कासा पकड़ के भीख मांगती फिरें। क्या मतलब? तो चैरिटी करनी है, लेकिन ये थोड़ी कि आने वाली नस्लों का हक भी मार दें। क्या हाल है? वे फर्ज करें ये साहब हैं जरा अक्सर क्लास में सोए रहते हैं, फर्ज करें कल को इनकी शादी होती है, इनके को 8-10 बच्चे हो जाते हैं, फर्ज करने में क्या हर्ज है, अभी तो ये सो रहे हैं। अच्छा, तो 8-10 बच्चे हो गए और इनके पास दौलत भी ज्यादा आ गई, ये सीए कर गए, तो ये क्या करेंगे? सारे पैसे गरीबों में बांट दें हैं? और कल को बच्चे इनके क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं इस्लाम में कि बच्चों का हक मार के भी लोगों को दे दो, और ये भी नहीं। जक़ात दो, जरूरतें पूरी करो अच्छी तरह, गरीबों की मदद, बाकी माल तुम्हारा, ठीक है। लेकिन होल्डिंग ऑफ वेल्थ का मतलब ये है कि दौलत का हिसाब देना पड़ेगा। तो अपने खाते में जितनी दौलत कम हो उतनी अच्छी है। तो आपने देखा हो कि दादाजी परदादा जी नाना जी क्या करते हैं, 60-70 साल उम्र हो गई ना, तो फिर कहा अच्छा बच्चों आ जाओ, मैंने जायदाद तकसीम करनी है। उन्होंने पहले ही ये इसके, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, फायदा क्या हुआ? फायदा ये है कि यार अब उन्होंने तो, उन्हें बाहर बायोलॉजिकली देखा जाए तो अल्लाह को ही पता है किसने पहले जाना है, लेकिन बायोलॉजिकली जवान लोगों को अभी जिंदगी है, तो मैंने तो अब निकलना है, तो आगे जाके हिसाब जो देना है, तो इनके काम भी है, यानी बाद में भी इनकी है। तो बजाय इसके मैं हिसाब दूं, मैं पहले इनको हैंड ओवर करके फारिग हो जाता हूँ। क्या हाल है? तो ये चीजें हैं, बाकी और कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं। नो प्रॉब्लम बच्चों। अब जरा एक दफा फिर रिवाइज कर लो, क्या अल्लाह सबका हम क्या है? पालने वाला है। अच्छा, अल्लाह हर चीज का सच्चा मालिक है, और जो चीज हमारे पास है हम उसके ओरिजिनल मालिक नहीं, ओरिजिनल मालिक अल्लाह ही है। वो हमारी कस्टडी में है और इसका सवाल होगा। और स्टेट ओनरशिप अलाउड है, कारोबार कर सकती है रियासत। हर मामले में ज्यादा अच्छा रवैया म्याना रवि का, पर्टिकुलरली कंजम्पशन में। और उसके अलावा सूद के करीब नहीं जाना, हलाल जराओं से कमाना है, और दौलत के इर्तकाज की जरूरत नहीं है, और गरीबों को हर सूरत अपने माल में से ज़कात अदा करनी है। अच्छा, कोई बच्चा इसमें ये समझे 2.5% ज़कात होनी चाहिए, इतनी चांदी इतना सोना, ये इस्लामियात नहीं है, ये इकनॉमिक्स है।
लिहाजा ये आपको ये नहीं बताएगी कितने पे कितनी ज़कात है, बस ये ज़कात के फंक्शन को इकोनॉमिक्स की सेंस में बयान करेगी। राइट। हो सकता है आप सोचें यार ये लिख देना चाहिए था कि 52 तोले चांदी और 7.5 तोले सोने पे ज़कात है। नहीं, ये मेरे ख्याल में ये क्या होता, ये ऐसा होता तो गलत होता। क्यों गलत होता? बिकॉज कि ये इस्लाम याद नहीं है, फिर लंबी बहस शुरू हो जाएगी। क्या ख्याल है कि वो शरीयत किस हिसाब से आपने लिखी है? अच्छा बच्चों, अब जब इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के मुआवजे की बारी आती है, तो आजकल लोग चूंकि ज्यादा कैपिटलिज्म का दौर है, अमेरिका, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, सब इसी को प्रमोट करते हैं। इसी तो आप देखा होगा, हमारे पास आते हैं आगे कहते हैं मार्केट में मुदाखलत ना करो, सब्सिडीज ना दो, डिमांड सप्लाई पे छोड़ो, चीजें खुद ही सही हो जाएंगी। तो लिहाजा अब जब मुआवजे की बारी आती है तो वो कहते हैं कि फिर हम इसी से मुआवजा करते हैं जिस पे ज्यादा जोर अमेरिका दे रहा है, दुनिया दे रही है। तो कहता है देखो, सबसे पहली बात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। कहता है इस्लाम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है ना, वो, अच्छा ये इक्वल का वर्ड बहुत गलत इन्होंने यूज किया। यहाँ सिर्फ फेयर का वर्ड यूज होगा। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है कहा इस्लाम में है। हज़रत उस्मान गनी अमीर थे सबसे। क्या हाल है? क्यों जी? हज़रत वो अबू बकर सिद्दीक उन जितने अमीर नहीं थे। क्या हाल है? तो ये ऐसा तो नहीं, वरना नबी वसल्लम पहली वही आने के बाद फौरन सबको इकट्ठा करके दे, चलो अपना अपना माल लाओ, सबको बराबर तकसीम कर देते। ऐसा तो नहीं है। हिजरत मदीना के वक्त जो महाजिर साहबा थे, महाजरीन थे, वो मुआशी तौर पे स्टेबल नहीं थे, वो तो अपनी जायदाद छोड़ाए थे कुरैश में। क्या हाल है? और मदीना के लोग मेहमान नवाज भी थे और अमीर भी थे। क्या हाल है? तो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने तकसीम किया भी, अपना माल दे दिया भाई के होने के नाते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं जी बिल्कुल बराबर। फिर जनाब जरा सोचो कि मेरे पास जितने पैसे हो इतने इमरान खान के पास हो, इतने ही नवाज शरीफ के पास हो सकता है? बहुत मुश्किल। अच्छा नहीं, छोड़ो, ये कौन सी बात है। तो बात कहने का कि ये बराबर नहीं हो सकता कि मेरे बाईं तरफ नवाज शरीफ रहता हो, दाईं तरफ इमरान खान रहता हो, बीच में मेरा भी स्विमिंग पूल वाला घर हो। नहीं बच्चों, तो ऐसा इस्लाम में कोई चक्कर नहीं है। बस अपने पैसों की ज़कात दे दी। अमीर गरीब का इतना फर्क ना रखो कि गरीब को न्यूट्रिशन भी ना हो और अमीर जो है वो रोल्स रॉयस चला रहा है। नहीं, मुनासिब कैप हो, उसके पास जरूरतें पूरी हो, अमीर के पास, गरीब के पास तालीम हो, खुराक हो, जरूरतें पूरी हो। अमीर ज्यादा अमीर होता हो जाए, इससे इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट गलत है। इक्वल तकसीम, इक्वल तकसीम सोशलिज्म में होती है, इस्लाम में नहीं होती। अच्छा, दूसरी चीज ये है फुली, अगर कैपिटलिज्म आ जाए, फुली लिबर्टी है जी आपके पास, प्राइवेट ओनरशिप है, जितना मर्जी दौलत इकट्ठी करें आप, और अमीर जितना मर्जी अमीर हो जाए और गरीब कितना मर्जी। अच्छा, और अमीर अमीर तर होता जाता, निजाम ही ऐसा है। देखिए ना, अगर एक अमीर आदमी है, बैंक उसका है, फर्म्स उसकी हैं, इंडस्ट्री उसकी है, इंश्योरेंस कंपनी उसकी है, तो गरीब ने अगर अपने पैसे बैंक में रखे हैं तो वो भी उसकी जेब में चले गए, और उसे अपनी इंडस्ट्री के लिए किसी दूसरे से लोन मांगना ही नहीं है। क्या ख्याल है? और उससे अगर इलेक्शन लड़ना पड़ जाए, देखें अगर मेरे पास दौलत हो तो मैं, मेरे से अच्छा इलेक्शन कौन लड़ सकता है? एक एक बिरयानी की प्लेट खिलाई हो, वोट मिल जाता। क्या हाल है बच्चों? हाँ हाँ, मिल जाता। ऐसे ही होता, चलो ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड होगा तो उसके साथ चरखा खिला देंगे, सादे स्टीम रोस्ट दे देंगे तो दे देगा वोट। ऐसी कौन सी बात है? हमें कहने की बातें हैं। ये भी वो मेरी तरह वाले काम करता है, कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हो जाता है यार। तुम इलाका ले और पैसे लेके आओ, मैं तुम्हें जिता देता हूँ, चलो। ये कौन सी बात है? पैसे हो तो तुम भी खूबसूरत हो सकते हो, प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है। नहीं, ये अच्छी बात है। अल्लाह ने जो दिया तुम उस पर इत्तेफाक कर रहे हो, चलो ये अच्छी बात है, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ तुम्हें। लेकिन ये है कि हो सकता है, बहरहाल ऐसी बात नहीं है। क्या हाल है? अच्छा बच्चों, तो कैपिटलिज्म क्या है बच्चों? कि अमीर अमीरतर होता जाएगा, लेकिन इस्लामिक नामक सिस्टम में इतना फर्क नहीं होगा कि गरीब बिल्कुल ही इस्तेसाल पे चला जाए। अच्छा, क्योंकि, अच्छा आप पूछेंगे सर ये होता कैसे है? एक तो ज़कात जारी ना अमीरों से गरीबों की तरफ। दूसरा, इस्लाम में ना एक एक इदारा होता है, इसको कहते हैं बैतुल माल। और बैतुल माल ये तो नहीं करता कि जी हर गरीब को जो है वो टोयोटा ले दे या गाड़ी ले दे। नहीं, बैतुल माल बुनियादी जरूरतें, रोटी कपड़ा मकान दे देता है हर गरीब को। और इंश्योरेंस है, हर एक की इंश्योरेंस।
अच्छा, अब देखिए जो जो ये निजाम है कैपिटलिज्म का, ये वीक एजेंट्स को एक्सप्लॉइट करता है। वो कैसे? देखिए, वर्कर जो है सबसे गरीब कम्युनिटी है ना, और जब भी वो बार्गेन करता है, आप जरा गौर कीजिए, आप कोई घर बनाइए, आप गाड़ी ठीक कराइए, आप लकड़ी का काम कराइए, कभी गौर कीजिएगा, हम जिससे मटेरियल लाते हैं हम उसको कभी नहीं कह पाते जरा सस्ता दे। कह पाते हैं? ये डेस्क बनाना हो ना, तो स्टील वाला भी कहेगा बस ये रेट लिखा है इस पे दूंगा, लकड़ी वाला भी कहेगा ये रेट लिखा है इस पे दूंगा। और डिस्काउंट कहाँ से लेंगे? बार्गेन किससे करेंगे? सिर्फ मजदूर से करेंगे जो बनाने आएगा। वो कहेगा मैं दिन का 2,000 लेता हूँ, नहीं नहीं 1,500 काफी है, क्या ख्याल? मैं तो बात अगर इस पे गुस्सा आता है तो मैं कहता हूँ नहीं यार, जब सबको पूरे नहीं है, ये भी जो मांगता है इसको दे दो। क्या ख्याल है कि नहीं? ये भी जो मांगता है इसको भी दे दो। मैंने कहा जा यार तू भी ले ले। क्या ख्याल है बच्चों? पिछले दिनों मैं अपने घर पे सोलर का वो लगा रहा था पैनल्स, तो वो पैनल्स कम लगे तो उन्होंने कहा और लगाने पड़ेंगे। तो उसने कहा मेटल लेके आओ। मैं मेटल लेने गया, वो मिला उसका मुगल का। तो उन्होंने जो रेट लगाया वही लगा। माल आ गया घर, वो जो जोड़ने आया उसने कहा सर जी 10,000 लगता है दिहाड़ी का, बस एक दिहाड़ी में जोड़ दूंगा। 10,000 दे दे, सामान आप ले आए, लेकिन चले आपसे मैं 7 ले लूंगा। मैंने कहा ईमानदारी से बता, 10,000 ही लेता है? 10,000 ही? मैंने पूछा किसे, कहते हैं हाँ 10,000 होता है इनका स्टैंड बनाने का। मैं कहा यार तू भी 10 ही ले, तेरा 3,000 में क्यों रोक, बल्कि मैंने उसको खाना शाना भी खिला दिया। बहुत शुक्रिया, बता बस। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि एक्सप्लॉइटेशन एंड पे आगे किसकी होती है? मजदूर की, वीकेंड एजेंट एजेंट की ना। ये कॉलेज को देख लीजिए, इस कॉलेज में जिसकी ये जमीन है ना, जगह है, मेरा ख्याल है गारबन 8.5 लाख रुपया वो लेते हैं वो लोग। और वो हर 6 माह बाद आके चेक लेके चले जाए। बिजली वाले आते हैं 5.5, 6, 8 लाख जितना बिल आए चेक लेके चले जाते हैं। ठीक है जी, ना दे दो हम बिजली काट देंगे। सही है। अब डिस्काउंट आगे किससे लेना है? टीचर से। तो जो वीक एजेंट है वो हमेशा पिसता है। लेकिन इस्लामिक नामक सिस्टम में एक्सप्लॉइटेशन को मिनिमाइज किया गया है। पहली बात, गैम्बलिंग स्पेकुलेशन को मना किया गया है। लेकिन मुआवजा तय करते वक्त नबी वसल्लम की हदीस है कि वो अदा करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। और आपको पता है हमारे नबी जब खाना खाते थे सबसे पहले किसके लिए निकालते थे? सबसे पहले सर्वेंट के लिए निकालते थे, गुलाम के लिए। उसके बाद बच्चों को खाने का मौका देते थे। सबसे छोटे बच्चे को खाना पहले दिया जाता था। नया फल आता था सबसे पहले किसको खिलाते थे? छोटे बच्चे को। तो इस तरह करके काम चलता था। अच्छा बच्चों, तो हमारे निजाम में क्या है कि मिनिमाइज ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन है, जबकि यहाँ आप देखिए यहाँ सूद अलाउड है। सूद एक बहुत बड़ी एक्सप्लॉयटेशन है कि जो गरीब है उसके पास पैसा नहीं है, और जब पैसे की जरूरत पड़े तो पैसे के चार्ज पर पैसा दे दे। अब जब उसके पास पैसा पहले ही नहीं है, तो एक्सप्लॉयट होते होते क्या होगा, उसने जो चीज मॉर्टगेज की होगी वो आप कैप्चर कर लेंगे। जैसे आपने इंडियन पुरानी फिल्मों को देखें तो उसके अंदर जो जागीरदार होता है, जमींदार, अपनी भी जमीनें होती हैं, लेकिन गरीबों को भी कर्जा देके उनकी जमीन रहन रख लेता है। क्या ख्याल? और इन दी एंड उसको जब्त कर लिया जाता है। इस तरह करके गरीब का इस्तेसाल होता है। लेकिन इस्लाम ने पहले ही कह दिया कि सूद बिल्कुल हराम है। और इस्लाम में क्या है कि अगर कोई इंसान किसी से कोई पैसे मांग रहे और उसके पास हैं तो दे दो, कर्जा हसना दे दो। क्या हाल? अच्छा, और फिर अगर कारोबार करना है तो सूद पे नहीं करना। दो शक्लें, एक मुराहबा और एक मुशारका, ये दोनों को आगे डिस्कस किया है तफसील में इन्होंने। ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे बैंक भी उनके, कंपनियां भी उनकी, तो वो क्या बन जाएंगे? मोनोपोलिस्ट। लेकिन इस्लाम कहता है कि गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट में सोचना चाहिए। और बिजनेस जनरली जो है वो जॉइंट ओनरशिप ऑफ कम्युनिटी विद डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन चलनी चाहिए। हुकूमत को रेगुलेट ऐसे करना चाहिए कि तमाम एजेंट्स को बेनिफिट मिले, इनका नुकसान किसी को ना हो। राइट जी। और राइट ऑफ ओनरशिप को अगर आप देखें तो यहाँ राइट ऑफ ओनरशिप अनरिस्ट्रिक्टेड है। आप डेक पे जाओ, आपका डेक है,
ठीक है, पैसे हैं, पान खाओ, सिगरेट पियो, जो मर्जी करो। ठीक है जी, आपकी गाड़ी है, आप जितने मर्जी म्यूजिक लगा के लगे रहो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि वेल्थ जो है प्रिवेंट करती है कंसंट्रेशन, एक बंदे के पास भी दौलत हो ही ना, और सिस्टम इस तरह का चल रहा हो कि जो इक्वालिटीज है उसको ज्यादा इंश्योर किया जाए। लेकिन फिर भी जो राइट ऑफ ओनरशिप है उसमें इमानत का कॉन्सेप्ट है ना, कि जो चीज तुम्हारे पास है वो अल्लाह की इमानत है। लेकिन ये पता नहीं क्यों इसने यहाँ और लिखा है, वहां कुछ और लिखा है। अच्छा, इकोनॉमिक फ्रीडम है, जो मर्जी कारोबार आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या हो सकता है, लेजिटिमेट और हलाल कारोबार हो सकता है, हराम चीज आप नहीं बना सकते। तो फर्क क्या नजर आया, पहला फर्क, यहाँ कैपिटलिज्म में दौलत की तकसीम कोई कितना मर्जी अमीर हो जाए, लेकिन इस्लाम में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं करना। अच्छा, कैपिटलिज्म में जो वीक एजेंट है, जो उस तय हो गया बस उसको वही देना है, और इस्लाम में आप जो अपने लिए पसंद करते हो उसके लिए भी वही रखो। और इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड हैं, सारे कारोबार सूद की बुनियाद पे होते हैं, और यहाँ कारोबार शराकत और मुदारबा की बुनियाद पे होती है। यहाँ एक ही ग्रुप अमीर होता जाएगा और वो क्या बन जाएगा, मोनोपोलिस्ट। लेकिन इस्लाम में रियासत को पैरेलल काम करना है, और उसको किसी भी मोनोपोली को इर्तकाज होने नहीं देना। और फिर बच्चों, इकोनॉमिक फ्रीडम है, राइट ऑफ ओनरशिप यहाँ अनलिमिटेड है, अपनी चीज को खरीदी उसको जैसे मर्जी यूज करो, और वहाँ इमानत का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ इकोनॉमिक फ्रीडम है, आपको जोन सा मर्जी कारोबार करें, जहां मर्जी अपने वसाइल को जाया करें, जलाएं, आग लगा दें। लेकिन इस्लाम कहता है नहीं, कारोबार वो करोगे जो हलाल है, हराम काम से पैसा नहीं कमाओगे। अच्छा बच्चों, अब देखिए हमारे कानून में ना एक अहम कानून है जिनकी समरी यहाँ लिखी हुई है, इनको हम कहते हैं शरिया लॉ। शरिया लॉ इसलिए बनाया गया था कि हम जब अपनी मीशत को चलाएंगे तो हम इन खतूत पर इस्तवार करेंगे। पहला जो लाइन है वो ये है कि हम अपनी मीशत में सूद को हराम करार देंगे और सूदी बुनियादों पे कोई कारोबार होने नहीं देंगे। सूद को हराम करार देंगे और सूदी बुनियादों पर कोई भी कारोबार होने नहीं देंगे, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी चीज जो हमने इसके अंदर देखी वो ये है कि वेल्थ जो है वो सिर्फ लेजिटिमेट सोर्सेज से ही जनरेट होगी। किससे होगी बच्चों, सिर्फ हलाल तरीके से जनरेट होगी, यानी कि आप खाना बेच सकते हो, आप बेवरेजेस या शरबत बेच सकते हो, कोई भी कारोबार जो हलाल है, वो मीट बेच सकते हो, होटल खोल सकते हो, कॉलेज खोल सकते हो, लेकिन शराब नहीं। तो क्या जी, पहली बात क्या, शाबाश, पैसा कहां से बनाएंगे, सिर्फ हलाल सोर्स से, और सूद को हराम करार देते हैं। और दूसरा, कारोबार लेजिटिमेट होगा, और इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व इन, जो भी इन्वेस्टमेंट, गैम्बलिंग क्या होती है बच्चों, जुआ, आजकल जुए की शक्लें आ गई, वो गेंद सी घुमा देते हैं, कुछ और चीजें, सब हराम। और और बच्चों, तंबाकू नोशी, ठीक है जी, शराब नोशी, सब हराम, इनसे हम पैसा नहीं बनाएंगे। और शॉर्ट, तो ये जो है ना, नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव्स, ये इस्लाम में हराम है। नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, पहले आप पहली बातों को समझें। पहली बात क्या है, सूद पे से कारोबार नहीं करेंगे। अच्छा, कारोबार सिर्फ हलाल तरीके से करेंगे। और तीसरा क्या बच्चों, जुबा, तंबाकू नोशी, शराब, इससे पैसा। चौथा मसला है क्या, नॉन एसेट बैक डेरिवेटिव। इसकी मिसाल देता हूं, देखिए, आप सब लोगों को बहरिया वाले बुलाते हैं और बुला के कहते हैं जी 5-5 फंडे की फाइलें बिक रही हैं। तो कहते हैं जी फाइलें ठीक है, क्या करना है, ये किस्त देनी है। अच्छा, आप जब किस्त देंगे फिर क्या होगा, आपकी किस्तों से हम जमीन खरीद लेंगे, उससे हम सड़कें बना देंगे, और इंशाल्लाह आपको 3 साल बाद प्लाट मिलेगा। इस्लाम कहता है ये नहीं, जो चीज मौजूद नहीं है उसकी क्या खरीदारी, क्या हाल है। उसकी वजह नहीं,
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ने जिद की मैंने ईद पे नया सूट पहनना है। तो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने जो अकाउंटेंट चीफ अकाउंटेंट साहब थे बैतुल माल के, उन्होंने कहा कि मेरी 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो। तो उसने कहा कि ये कैसे आपको पता है कि आप अगले महीने तक जिंदा रहेंगे, है ना? तो क्या हुआ, नहीं ली। उन्होंने कहा बात बड़ी ठीक है, जजाकल्ला खैर, तुमने तो बात बड़ी अच्छी की, क्या हाल? तो उन्होंने बेटे को कहा कि बस ऐसे ही गुजारा करो, जब पैसे मिलेंगे देख लेंगे क्या हाल है जी। तो जब जब एक इतना बड़ा इंसान दुनिया का एक एक तनख्वाह फालतू नहीं ले सकता वादे पे, तो आप प्लाट का वादा कैसे कर रहे हैं? कौन कहता है कि मलिक रियाज 3 साल बाद जिंदा होगा? क्या हाल? 3 साल बाद क्यामत नहीं आएगी, कौन कहता है? 3 साल बाद आप जिंदा होंगे। लिहाजा ये नॉन एसेट बैक है। इस्लाम कहता है जमीन वो पहले खरीदे, जमीन वो, चलो सड़कें हो सकता है, लेकिन जिस बंदे को जमीन बेचनी है फिजिकली प्लाट का निशान लगा के दे कि ये जमीन होगी। समझ रहे बात को? तो इसी तरह शेयर्स मिलेंगे, पैसे जमा करा दो। कब? जब तक एसेट बैकअप नहीं है बाइंग क्या हो रही है? अभी आप ये देखिए, जो जितनी आपने ये देखी होगी, रात को बैठ जाते हैं वो, हाँ, और वो क्रिप्टो करेंसी में लगे होते हैं। तो वो वहीं बैठे बैठे, तूने कोयला खरीद लिया, अच्छा लो जी कोयला खरीद लिया, बैठेगा कंप्यूटर पे। सब बकवास है। कौन सा कोयला खरीद लिया जी? एमए के अकाउंट में 4 5 6 लाख डाल के रात को बैठा लेते हैं, तूने कोयला खरीद लिया। तेरा कोयला अफ्रीका में पड़ा है, जाके इथोपिया में बिका है, तुझे $10 बचे। अगली दफा $100, अगली दफा 300, इस तरह वो 3 4 दफा डील करा के उसके बाद उसका 25 30 लाख उड़ा दो, 5 लाख का 2.5 लाख उड़ा दो। लो जी रात को जी 2 दफा डील में फायदा हुआ, रात नुकसान हो गया, नफा नुकसान तो होता ही रहता। अब ये क्या, जुए की आदत डालते हैं। और जुए की एक ऐसी आदत है, एक दफा बंदा 5,000 लगा के 200 जीत लेना, बस फिर वो कहेगा पैसे लाओ, कभी ना कभी तो जीतूंगा ही ना। तो ये बहुत बड़ी खराबी, बहुत बड़ी खराबी। तो ये समझ आ रही, नॉन एसेट बैक क्या चीज है? फाइलें हैं जमीन का। और कितने लोग इस चक्कर में लुटे हैं। मेरा ख्याल है ओवरऑल अगर 10 लोगों को जमीन मिली है ना फाइलों के नतीजे में, तो मुझे लगता है 1,000 लोग लुट गए। ना कोई जमीन है, कुछ नहीं है, सब लुट लुट आ गया। क्या कहते हैं बच्चे? तो ये हम आते हैं इन चक्करों में पड़ना। अच्छा, एक और बड़ी गेम है। वो जी बंदा बड़ा ईमानदार है, अच्छा उसने पैसे ले लिए, पैसे लेके अच्छा जमीन दे रहा हूँ, उसके बाद 2 3 साल हो जी एलडीए ने अप्रूव नहीं की, रोना सा मुंह बना के, और तीसरे साल का मैं ईमानदार आदमी हूँ जी, अपने पैसे वापस ले लें आप। मैंने दे दी, अब उसने किया क्या बताओ जनाब? उसने आपके पैसों से कोई वापडा टाउन में 2 2 कनाल पे कोई 4 प्लाट ले लिए। अब 4 में से एक बेच के उसने आपके पैसे वापस कर दिए, उसने कहानी डाल दी जो उसने डालनी थी, लेकिन वो बंदा ईमानदार हो गया। क्या हाल है कि नहीं? तो ये जब तक एसेट नहीं, कुछ नहीं। मुझे याद है एक था, मेरा कजन जिद पे अड़ गया। तो मैं ऐसे ही प्रॉपर्टी डीलर के पास बैठा था, तो उसने कहा जी एक 10 मरले की फाइल है, आप ले लें, बड़ी सस्ती है। कितनी को सस्ती है? उसने कहा जी 11 लाख की। मैं अच्छा है, देखेंगे देखेंगे। उसने जाकर वो कह रहा था मैंने लेनी है। मैंने देखा, फिर वो पीछे पड़ गया, मैंने अकाउंट में देखा, मेरे अकाउंट में सारा पड़ा 9 लाख। तो मैंने कहा मेरे तो 11 पूरा ही नहीं है, वो भी मैंने रखा था, गाड़ी लेनी थी उसको। तो कहने लगा, ये बात कर रहा हूँ मैं कोई तकरीबन 2013 14 की। उसने मेरे कजन को जाके कह दिया। उसने कहा यार क्या चक्कर था? मैंने कहा चक्कर ये था, उसने ऐसे ही हाँ करवा दी, मैंने कर दी चलो, लेकिन देखा तो पैसे नहीं, तो बेच दे किसी और को। उन्होंने कहा यार तेरा दिमाग खराब है, बड़ा अच्छा मौका है, ले ले। नहीं लेना फिर मुझे भिजवा दे। मैंने कहा हाँ यार 2 लाख शार्ट है। कहता है अच्छा अंदर क्या 2 लाख लाख मुझे? कहता है चल टोकन कर सकता, मुझे दे दी 2 लाख का। वो उसने फंसा दिया, मैंने टोकन कर दिया। अब वो 11 लाख का की फाइल थी,
उन्होंने बाद में 2.25 लाख और मांगा, वो भी हमने रो धो के जमा करा दी। अब देखो जमीन सामने नहीं है, पैसे दे दिए, इस्लाम कहता है गलत है। अब उसका नतीजा पता है क्या निकला? नतीजा ये निकला कि 2016 में उन्होंने कहा जी प्लाट बन गया, ले लो आप। वो प्लाट लेने गए भाई, ये खड़ा हूं मैं और मैं देख रहा हूँ प्लाट किधर है। तो वो कह रहे नीचे देखो, नीचे। नीचे देखा तो 10 फुट नीचे, सड़क से 10 फुट नीचे प्लाट, 10 फुट ले। यानी अगर निशान भी लगवाने हैं ना तो मुझे कुछ सीढ़ी लगा के नीचे उतरना पड़े। आम मामूल में आप इतना नीचे नहीं उतर सकते। है जी, बंदा नजर से भी गिरे तो इतना नहीं गिर सकता। तो वो कहने लगा जी कि ये प्लॉट है। और मैं क्या इस कुएं का मैं की करा, ये क्या तूने प्लॉट दिया। तो होता ये है कि सोसाइटियां भी क्या करती हैं, देख लेती हैं ये मलक साहब का बंदा है, ये मियाँ साहब का बंदा है, वो खान साहब का बंदा है, वो मलिक साहब का बंदा है, निशान लगा ली। जब कुरानंदाजी हुई ना, उनके प्लॉट सेंट्रल पार्क के पास या कमर्शियल के पास डाल दिए। और कोई मेरे जैसा देखा, तस्वीर से ही समझ गए, शक्ल से ही गरीब लग रहा, तो उसका प्लाट कहाँ डाल देंगे, यहाँ कब्रिस्तान के पास, किसको आखिरत ही याद रहे। मेरे साथ एक ये भी हो, मेरा एक प्लाट कब्रिस्तान के पास फेंक दिया जाए, और एक जनाब डाल दिया वो खाई में है। खैर वो, मैंने किसी को पूछा, मेरा हाल 1-2 साल पहले की बात है, मैंने कहा यार इसकी कितनी कीमत होगी। वो ये कह रहा था पता नहीं 90 लाख 1 करोड़ तक मिल जाएगा इसका। तो मैंने कहा करेगा क्या इसका कोई। कहता है ये बड़ा आला प्लॉट है, इसमें बेसमेंट बनेगी, नीचे खुदाई की जरूरत ही नहीं है। हाँ? अब बेसमेंट कौन बनाएगा? आम आदमी बेसमेंट बना ही नहीं सकता, क्योंकि ये रूम की जितनी कॉस्ट है, अगर ये बेसमेंट में ही रूम बनाना हो तो 3 गुना ज्यादा चाहिए, क्योंकि छतबंदी कंक्रीट की, बेसमेंट की चारों चीजें, बल्कि पांचों, छह छह की छह चीजें कंक्रीट की, फर्श भी, चार दीवारें भी और छत भी, यानी पूरे का पूरा कंक्रीट का वो बनता है, क्या कहते हैं इसको, बंकर। तो बेसमेंट एक तरह से बंकर होती है, वरना अदरवाइज क्या होगा, किसी तरफ से भी पोल हुई, कोई किसी का गटर का पाइप लीक है, वो पानी आपके अंदर आ जाएगा। तो ये कोई आसान है। इट कॉस्ट यू 3 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल कंस्ट्रक्शन। तो ये इसका कोई फायदा नहीं है, जब तक तुम चीज ना देखो उसकी कोई कीमत ना लगाओ, वरना अदरवाइज ये, अच्छा ये भी शुक्र है कि वो मिल गया ये, वरना कई लोग ऐसे उनको मिला ही नहीं। हमारी सोसाइटी में कम से कम 700 लोग प्लॉटलेस कहलाते हैं, मेंबर हैं, प्लॉट कोई नहीं, ना कभी तरीका कोई बन रहा है कि उनको ले दें प्लॉट। अच्छा बच्चों, तो अब बात कुछ समझ आ रही जी? मैं कहाँ तक पहुंच गया था कि भाई बात सिंपल सी है, हमने कभी भी पैसा सूद से नहीं कमाना, कारोबार लेस्टिमेट करना है। शराब नोशी, अल्कोहल, गैम्बलिंग, अल्लाह तौबा। और कोई भी चीज बिके तो चीज सामने दिखाओ, ये जमीन है इतने की, ये शेर है इस मशीन के अगेंस्ट है इतने का। क्या हाल है जी? अच्छा बच्चों, अब कहते हैं फिर इस्लाम में कारोबार कैसे होगा। तो कारोबार, अच्छा यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? अब इस्लाम में कारोबार कैसे होगा? एक कारोबार का इस्लाम में तरीका है मुशारका, शराकत, ये वाला। ये पुराना तरीका है, इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग पैसा और काम बांट लेते हैं। दोबारा बांट, क्या, पैसा और बांट लेते हैं, इतना पैसा लगाएंगे, ये काम मैं करूंगा, ये काम तू करेगा, इस तरह है। तो ये कदीम तरीके का कारोबार है, आज भी हलाल है, इसमें कोई मसला नहीं है। चार दोस्त, तीन दोस्त, दो दोस्त मिले, उन्होंने काम भी बांट लिया, पैसा भी लगाया, और नफा नुकसान की शरह तय करके कारोबार कर लिया। ठीक है जी, कदीम कारोबार है, बिल्कुल हलाल है, इस्लाम में इसकी कोई ममानत नहीं है। मसला वहां पड़ेगा जहां सरमाया एक के पास होगा, कारोबार दूसरे को आता होगा। कहां फंसेगा? अगर दोनों को कारोबार आता है, दोनों को पैसा लगाना है, तो शराकत हो गई, मसला हल हो गया, मुशारका।
लेकिन कारोबार एक चला सकता है पैसा, उसके लिए बनाया मुदारबा। जो पैसा देगा वो रब्बुल माल हो गया, रब्बुल, और जो काम करेगा वो मुदारिब हो गया। ठीक है जी, जो पैसा देगा वो रब्बुल माल हो गया, और जो कारोबार करेगा। तो दिस इज वेयर द फाइनेंशियल एक्सपर्ट ऑफर स्पेशलिस्ट इन्वेस्टमेंट इन विच कंज्यूमर एंड बैंक शेयर प्रॉफिट। कैसे? देखिए, बजाय इसके ना इन्होंने डेफिनेशन कुछ कंप्लीट नहीं लिखी, मैं आपको अपने नोट से देता हूँ, वहां मैंने डेफिनेशन बड़ी अच्छी बनाई थी इसकी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ी सी ना डेफिनेशन लिखे, पता है क्यों कंजूसी कर गए। मैं आपको ये नोट्स मैंने भेजे हुए ना आप लोगों को, तो नहीं यार भेजे मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे थे। ये नो कौन कह रहा है? उस दिन आप क्या हुआ था? अच्छा एडमिशन, तो एक दो दोबारा भेज देते हैं आपको हैं। अच्छा रीसेंड कर देते हैं। अच्छा बच्चों, जरा थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ समझ आ रहा है आपको? देखो, मुदारबा इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल, नहीं नहीं मुराबा आ गया, सॉरी, ये मुशारका है, ये मुदारबा। मुदारबा इज इन्वेस्टमेंट जिसमें इन्वेस्टमेंट कम फ्रॉम फर्स्ट पार्टनर टू स्टार्ट, क्या बच्चों, रब्बुल माल, व्हाइल मैनेजमेंट एंड वर्क इज एक्सक्लूसिव ऑफ अदर हु इज मुदारिब। अब आपकी किताब में पता है लिखा है रब्बुल माल बैंक भी हो सकता है, तो हो सकता है भाई, बंदा ना हो, ये जो रब्बुल माल है वो असद ना हो, उमर ना हो, मिजान हो, या इलाइट बैंक हो, और कारोबार करने वाला अशरफ अकरम कोई भी हो जाए। तो एक बंदा काम करेगा, दूसरा सरमाया लगाएगा, कारोबार चलेगा, मुनाफा तकसीम कर लेंगे। और उसने कहा कि जब प्रॉफिट जनरेट होगा केयर इन द प्री डिटरमिन रेशो। तो मुदारबा एक बिल्कुल हलाल कारोबार है, इसमें कोई मसला नहीं है। माल एक बंदे का है, कारोबार दूसरा चला रहा है। अगर देखा जाए तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी तो यही होती है, जो शेयर होल्डर होते हैं वो रब्बुल माल होते हैं, पैसा उनका होता है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो मुदारिब होते हैं। ये भी बिल्कुल जायज है। हाँ अलबत्ता इस्लाम में ये हराम है कि आज शेयर खरीदा, अभी अपने नाम ट्रांसफर भी नहीं कराया, पता लगा महंगा हो गया, बेच दिया, यानी रैपिड बाइंग एंड सेलिंग अलाउड। वैसे किसी भी कारोबार में आप इन्वेस्टमेंट करें वो जायज। बच्चों मुश्किल नहीं लग रही मेरी बात है? जो कोई माल है उसके पास क्या मतलब सिक्योरिटी के टाइम पे वो पैसा लगा रहा है तो उसका पैसा सिक्योरिटी की सकता है अपने पास में। नहीं नहीं, एतबार, और एतबार कैसे आता है? देखिए, निशात या अमार मिल्स वाले कर्जा लेने जाते हैं ना, तो बैंक को सिक्योरिटी फर्जी तौर पे कागजी कार्रवाई चेक भी नहीं करते। क्यों? नाम कारोबारी में थोड़े से पैसों के लिए चबल थोड़ी मारेंगे, ब्रांड पिट जाएगा, क्या ख्याल? तो इसलिए इंसान खुद भी तो ब्रांड होता है ना। कारोबारी लोग चोरी नहीं करते, वैसे आपस की बात, कम ही करते। चोरी ज्यादातर कौन लगे रहेंगे, जिनको कारोबार नहीं आता। द फर्स्ट प्लेस वो बंदा बैंक के पास आ ही इसीलिए रहा है कि उसे कहीं मासिक दस बार नहीं रहना। नहीं मिल रहा तो तो बिल्कुल, आप उसकी सिक्योरिटी कैसे लेंगे। कोई कागज वगैरह रख लेंगे और क्या, ठीक है ना, प्लेज कर लेंगे। कोई कारोबार है, कोई जमीन है, कुछ है। और अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं है, तो उसका स्किल देख लेंगे, उसकी फिजिबिलिटी देख लेंगे, लग रही ताकतवर तो लगा देंगे पैसे। अच्छा बच्चों, सही होगी बात? मुशारका तो सिंपल है ना, ज्वाइंट इंटरप्राइज है जिसके अंदर पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बुनियाद पे कारोबार करते हैं। ये सब बच्चों को पता है। अच्छा अब चलते हैं किसकी तरफ, मुराहबा। मुराहबा एक शक्ल है जिसके अंदर हम ये करते हैं कि कोई चीज हमें चाहिए, ठीक है, कोई चीज हमें चाहिए, लेकिन वहां पैसे नहीं है। जैसे गाड़ी है, तो हम जाते हैं मीजान बैंक के पास, से कहते हैं यार हमें ना एक वैगन आर चाहिए। वो कहेगा अच्छा ऐसा है, तो इस जो सिस्टम बना है ना, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने डिजाइन किया है शरीयत की रोशनी में। उन्होंने ये किया है कि पहले मीजान बैंक गाड़ी खरीदे, पहले मीजान बैंक गाड़ी खरीदे, ठीक है। अच्छा मीजान बैंक गाड़ी खरीद के क्या करेगा?
रह के दे दे। उसको बेटे आप मेरी बात नहीं सुन रहे, ये ब्लू शर्ट वाला लड़का। नहीं नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ आप दाएं बाएं ना देखें, मैं आपको देख रहा हूँ, आप क्या करें, खड़े हो जाओ जरा। क्या कर रहा है? एक में बता रहे हैं। नहीं बेटे, आप तो मेरी परवाह ही नहीं कर रहे, आप मुस्तकिल बातें कर रहे हैं। ट्रेडिंग की बातें ऐसे नहीं होती, कान के साथ कान लगा के। वो शर्मा भी रहा है थोड़ा। नहीं नहीं, ये कोई और बात है। मैं पेरेंट्स को बुला लूंगा, याद रखना। समझ आ गई बात की? मेरी क्लास में कोई गंदी हरकत ना करना। अच्छा बच्चों, मुराबा इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल। क्या मतलब? सेल है। मेजान बैंक को जाके कहा गाड़ी लेनी, पैसे नकद कोई नहीं हमारे पास। वो गाड़ी खरीदेगा और एक्सप्रेसली मेंशन करेगा कि मैंने ये गाड़ी 32 लाख में खरीदी है, कॉस्ट पहले बता दो। अगर तुम ये मेरे से नकद खरीदो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ 33 लाख में। और अगर किस्तों पे लेनी है तो तो मैं तुमसे क्या करूंगा, एडिंग सम प्रॉफिट दे रहा हूँ, तो मैं इसमें प्रॉफिट ऐड करूंगा। तो अगर 32 लाख की गाड़ी अभी लो, 33 में ले जाओ। लेकिन आप कहते हो 5 साल में पैसे दूंगा, तो क्या करेगा? वो कहेगा मेरी गाड़ी तो मेरी है ना, मैं इसका किराया भी लूंगा और जो प्रिंसिपल प्राइस है उसकी कीमत भी लूंगा। ठीक है? और 5 साल बाद कागज तुझे दे दूंगा। सही होगी बात? बात समझ आती है? पढ़ के देख लेते हैं। मुराबा इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल वेयर सेलर एक्सप्रेसली मेंशन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी परचेज एंड सेल टू अनदर पर्सन बाय एडिंग सम प्रॉफिट दे रहा हूं। बराबर सूद बेस्ड लोन का मुतबादिल है इस्लाम, लेकिन डेफर्ड प्राइस की बुनियाद पे मुनाफा वो ज्यादा लेगा। राइट जी, मुश्किल बात तो नहीं कर दी कोई। लेकिन शरीयत में क्या जरूरी है कि बैंक ये नहीं करेगा कर्जा ले लो और जाके गाड़ी खरीदो। रवायती बैंकिंग में तो ये होता है, आपका लोन अप्रूव हो गया, जाओ शोरूम से गाड़ी ले लो। ऐसा नहीं होगा। बैंक को खुद गाड़ी खरीदनी होगी और खुद एज अ सेलर आपको गाड़ी बेचनी होगी, और उस बेचने में वो नकद का मुनाफा कम और उधार का मुनाफा ज्यादा ले। राइट जी? अच्छा बच्चों, समझ आई बात?